सेल्फ इवैल्यूएशन हम कैसे कर सकते हैं? स्वाभाविक सी बात है कि उसके लिए टेस्ट हमारे लिए एक सहारा है। हमें टेस्ट ज़रूर देना चाहिए, प्रैक्टिस ज़रूर करनी चाहिए। जो नए टॉपिक होते हैं, करंट के टॉपिक होते हैं, उनसे रिलेटेड करंट के क्वेश्चंस भी करते रहिए। लेकिन जो ट्रेडिशनल कंटेंट है आपका, उससे रिलेटेड पीवाईक्यूज़ अवश्य कीजिए। कमियाँ पहचानो, देखो क्या कमेंट लिखा गया, क्यों कभी बच्चों को इंट्रो लिखने में प्रॉब्लम आती है, कंक्लूज़न लिखने में भी प्रॉब्लम आती है, कंटेंट सेलेक्ट करने में भी प्रॉब्लम आती है। रीडिंग स्पीड, राइटिंग स्पीड दोनों बहुत अच्छी होनी चाहिए सक्सेस के लिए। जो 2 घंटे प्री का टाइम है और 3 घंटे मेन एग्जामिनेशन का टाइम है, उसके डूज और डोंट्स आपको अभी प्रैक्टिस के दौरान डेवलप कर लेने हैं। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बच्चों, अगर आप सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और कंसिस्टेंसी के साथ, एक अच्छी स्ट्रेटजी के साथ आप मेहनत कर रहे हैं, तो आपकी तैयारी तभी कंप्लीट मानी जाएगी और आप सक्सेस की तरफ तभी बढ़ पाएँगे जब आप अपने आप का इवैल्यूएशन करते रहें। सेल्फ इवैल्यूएशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस सेल्फ इवैल्यूएशन के माध्यम से ही आपको अपनी कमियाँ पता चलेंगी, कहाँ गैप रह गया है आपकी प्रिपरेशन और रिज़ल्ट आने में। आपको इस गैप का पता चलेगा और जब आप इस गैप को फिल करने का काम करेंगे, तब आप सक्सेस का परचम लहरा पाएँगे। तो आज हम लोग केवल इन्हीं बिंदुओं पर फोकस करने वाले हैं कि आप इस गैप को कैसे भर सकते हैं। तो देखो, सबसे बड़ी चीज़ है कि जब हमने प्रिपरेशन स्टार्ट की, तो प्रिपरेशन स्टार्ट करने के बाद हमको सेल्फ इवैल्यूएशन हम कैसे कर सकते हैं? स्वाभाविक सी बात है कि उसके लिए टेस्ट हमारे लिए एक सहारा है। हमें टेस्ट ज़रूर देना चाहिए, प्रैक्टिस ज़रूर करनी चाहिए। कॉन्सेप्ट समझा हमने, कॉन्सेप्ट समझने के बाद हमने उसको रिवाइज़ किया, कंठस्थ किया, लर्न कर लिया। अब बारी आती है प्रैक्टिस की। तो जब हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे और इस प्रैक्टिस के माध्यम से हम अपना सेल्फ इवैल्यूएशन करेंगे, एनालिसिस करेंगे हम अपनी, और जब हम अपना सेल्फ इवैल्यूएशन करेंगे, हम अपनी एनालिसिस करेंगे, तो इस एनालिसिस के बाद हमें पता चलेगा कि गैप कहाँ है, कमियां कहाँ हैं, और जब तक हम इस गैप को नहीं भरेंगे तब तक हमें रिजल्ट मिलने वाला नहीं। अब सवाल उठता है कि इस गैप को पहचाने कैसे और भरे कैसे? तो इसके लिए हमें टेस्ट देना जरूरी है या पीवाईक्यूज सॉल्व करना जरूरी है। आपके पास पीवाईक्यूज हैं, पीवाईक्यूज आपके बेस्ट गाइड हैं, बेस्ट गाइड हैं। इसलिए आप पढ़िए, पढ़ने के साथ साथ जो टॉपिक आपका तैयार होता जाए, उस टॉपिक से रिलेटेड आप पीवाईक्यूज सॉल्व करते चलिए। जो नए टॉपिक होते हैं, करंट के टॉपिक होते हैं, उनसे रिलेटेड करंट के क्वेश्चंस भी करते रहिए। लेकिन जो ट्रेडिशनल कंटेंट है आपका, उससे रिलेटेड पीवाईक्यूज अवश्य कीजिए। पीवाईक्यूज करने के बाद, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने के बाद, तब आप टेस्ट दें, या साथ में भी आप टेस्ट दे सकते हैं। पीवाईक्यूज करने या टेस्ट देने में आपको अपनी कमियां ही पहचाननी है। जैसे बच्चे अक्सर कभी-कभी टेस्ट देते हैं और टेस्ट देने के बाद वो कहते हैं कि सर मार्क्स कम आ रहे हैं, मार्क्स बढ़ नहीं रहे हैं। मैं कहता हूं मार्क्स की चिंता मत करो। आप ये देखो कि जब टेस्ट आपने दिया, कहीं भी आपने टेस्ट दिया, उस टेस्ट के बाद आपको रिमार्क्स मिले, आपको बताया गया कि भई आपने इंट्रोडक्शन में कमियां की, आपने कंक्लूजन में कमियां की, कंटेंट में कमी है, फ्लो में कमी है, ऑर्डर डिसऑर्डर है, आपको आपकी कमी बताई गई। तो हमारा मकसद ये होना चाहिए कि अब अगली बार जब हम पीवाईक्यू करेंगे या अगली बार जब हम टेस्ट देंगे, तो उस टेस्ट में हम इस कमी को पूरा करेंगे। ये रिपीट नहीं होनी चाहिए, ये कमी हमारी रिपीट नहीं होनी चाहिए। अगली बार हमें वो कमेंट नहीं मिलेगा जो हमें इस बार मिल गया है। हमने इस टेस्ट में जो आंसर लिखा, इस टेस्ट में आंसर लिखने के दौरान हमें जो कमेंट मिले, नेक्स्ट
टेस्ट में हमें वो कमेंट नहीं मिलने चाहिए, ये टारगेट होना चाहिए हमारा। और अगर आप ये टारगेट रख करके टेस्ट देते हैं तो यकीनन टेस्ट देने का फ़ायदा है। यही सही मायने में प्रैक्टिस है। नॉर्मली मैंने देखा बच्चे प्रैक्टिस के नाम पर लिखते जाते हैं, आंसर करते जाते हैं। एक टेस्ट दिया, दूसरा टेस्ट दिया, तीसरा दिया। ना, टेस्ट का जो महत्व है, टेस्ट का महत्व है आपका इंप्रूवमेंट। अगर टेस्ट आप दे रहे हो और वो टेस्ट आप में इंप्रूवमेंट नहीं ला रहा है तो फिर टेस्ट देने का कोई मतलब नहीं है आपके लिए। यू हैव वेस्टेड योर टाइम, सीधी सी बात है। क्योंकि टेस्ट देने का मतलब है कि आप अपने आप को इम्प्रूव करो, कमियां पहचानो, देखो क्या कमेंट लिखा गया। क्यों कभी बच्चों को इंट्रो लिखने में प्रॉब्लम आती है, कंक्लूजन लिखने में भी प्रॉब्लम आती है, कंटेंट सेलेक्ट करने में भी प्रॉब्लम आती है, ऑर्डर डिसाइड करने में प्रॉब्लम आती है, वे ऑफ प्रेजेंटेशन कैसा है हमारा, हम कैसे आंसर को प्रेजेंट कर पा रहे हैं। हम फ्लो चार्ट या डायग्राम बनाया जा सकता था, हमने नहीं बनाया, या हमने जो बनाया वो इररिलेवेंट है आंसर के रिगार्डिंग। तो ये तमाम तरीके की कमियां हमारी सामने आती हैं जब हम टेस्ट देते हैं। इसके अलावा टाइम मैनेज करना, क्योंकि विद इन टाइम हमें आंसर करना है। वर्ड लिमिट बहुत एक्सीड ना करें, क्योंकि अगर आप वर्ड लिमिट एक्सीड करोगे तो दूसरे क्वेश्चन का समय चला जाएगा आपका, और फिर आपके लिए दूसरे क्वेश्चन का आंसर अच्छे से लिखने का समय कम पड़ जाएगा। तो कोशिश करना है कि जो वर्ड लिमिट हमारी डिज़ाइन की गई हैं उसी सीमा में रह करके हम आंसर करें। ये सब छोटी-छोटी सी बातें हैं, लेकिन इनको अपने प्रैक्टिस में लाना इतना आसान भी नहीं है, हालाँकि बहुत कठिन भी नहीं है। आप कोशिश करोगे, लगातार प्रैक्टिस करोगे, 5-6 महीने कम से कम प्रैक्टिस करोगे रेगुलर, तो ये चीज़ आपकी हैबिट में आ जाएगी। प्रैक्टिस का मतलब ही यही होता है कि हमें जो चीज़ हमने इम्प्रूव की है, पहली चीज़ तो ये है कि हमारा इम्प्रूवमेंट हो। वे ऑफ एक्सप्रेशन है, राइटिंग है, कंटेंट की क्वालिटी है, तमाम सारी चीज़ें, उनमें जहाँ-जहाँ कमियाँ हैं, हम उस गैप को भरें और उसको इम्प्रूव करें। तो पहली चीज़ तो हमें इम्प्रूव करना है। और दूसरी चीज़, टेस्ट का मकसद है कि हमने जो इम्प्रूवमेंट किया है, वो हमारी हैबिट में शामिल हो जाए। ऐसा ना हो कि हमने आज इम्प्रूव किया और कल भूल गए कि हमने क्या इम्प्रूव किया था। तो जो इम्प्रूवमेंट हमने कर लिया है, वो इम्प्रूवमेंट बना रहे, वो हमारी हैबिट बन जाए, ये ज़रूरी है। इसीलिए कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। करत करत अभ्यास के जड़ मति होत सुजान। तो प्रैक्टिस ही, टेस्ट ही आपके इम्प्रूवमेंट का रास्ता तय करेगा, और ये इम्प्रूवमेंट आपके अल्टीमेटली मार्क्स तय करेंगे, और ये मार्क्स अल्टीमेटली आपकी सक्सेस तय करेगी। इसलिए टेस्ट देने का मकसद है अपने को इम्प्रूव करना। इसलिए जब आप टेस्ट दीजिए तो कमेंट पर ध्यान दीजिए, और नेक्स्ट टाइम वो कमेंट आपके आंसर में रिपीट नहीं होने चाहिए। और अगर टेस्ट देने के दौरान या टेस्ट के बाद अगर आपसे कोई आपके आंसर पर डिस्कशन कर सके, आपके सामने बैठ करके आपकी कमियां बता सके, अगर इस तरीके की सुविधा हो आपके लिए तो और भी बेहतर है, क्योंकि आपके इम्प्रूवमेंट के चांसेस और बेटर हो जाते हैं और ब्राइट हो जाते हैं। और जाहिर सी बात है कि जितना इम्प्रूवमेंट के चांसेस ब्राइट होंगे, उतना ही सक्सेस के चांसेस भी ब्राइट होंगे। छोटी छोटी बातों का ध्यान हमें प्रैक्टिस के दौरान या हमें आंसर राइटिंग के दौरान जरूर रखना चाहिए। जैसे जब हम आंसर राइटिंग कर रहे हों तो हमें नॉर्मली क्या होता है कि जब बच्चा पहला आंसर लिखने की शुरुआत करता है तो फर्स्ट आंसर लिखने में वो बड़ा कॉशस होता है, क्योंकि उसे लगता है कि भाई फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन, ऐसी कहावत है। हालांकि अगर वो बाकी अच्छे आंसर लिखता है तो उसमें नंबर मिलते हैं, ऐसा बिल्कुल सोचा नहीं जाना चाहिए। लेकिन एक दिमाग में ये बात बैठी तो रहती ही है कि शुरुआत के 1-2 आंसर बहुत अच्छे होने चाहिए।
इसलिए नतीजा ये होता है कि वो शुरुआत के 1-2 आंसर में बहुत ज़्यादा समय गुजार देता है। इसलिए मैं हमेशा ये सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो बजाय इसके कि आप शुरू में पहले ही क्वेश्चन पर फोकस करें, आप बाद के 1-2 क्वेश्चन अगर आपको बहुत अच्छे आते हैं, आप बहुत कंफर्टेबल हैं तो आप उसे लिख लें। जब आपकी आंसर राइटिंग रिदम में आ जाएगी तो आप पहले क्वेश्चन पर आ जाइए। तो चूँकि आप रिदम में आ चुके हैं, आपका एक फ्लो बन चुका है लिखने में, इसलिए पहला आंसर भी लिखने में आपको समय नहीं लगेगा और बड़े रिदम में आप लिखेंगे। और जब शुरुआत में आप लिखेंगे और रिदम में आप लिखेंगे तो उसमें एक गैप भी आ जाता है, उसमें एक अंतर भी आ जाता है। तो मैं हमेशा बच्चों को ये सजेस्ट करता हूँ कि आप इस तरीके से आंसर राइटिंग करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली गोल है हमारा अच्छे नंबर लाना। और अच्छे नंबर लाने के लिए हमारा जो 3 घंटे का मैनेजमेंट है मेन एग्जामिनेशन के लिए 3 घंटे का, और जो प्री के लिए और मेन के लिए जो हमारा मैनेजमेंट है 2 आवर्स का प्री के लिए और 3 आवर्स का मेन के लिए, ये बेहद ज़रूरी है। प्री के एग्ज़ाम में जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम गलतियां करते हैं, देखते हैं कि कहाँ कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं थी हमारे पास, फिर हम कॉन्सेप्ट पर फोकस करते हैं, कौन सा टॉपिक हमारे लिए बहुत क्लियर नहीं था, फिर हम उस टॉपिक पर फोकस करते हैं, कौन सा टॉपिक हमारा वीक है। तो हम इन कमियों को आइडेंटिफाई करते हैं और उसको फिल करते जाते हैं। तो प्री के लिए ये हमारी इंपॉर्टेंस होती है जब भी हम प्रैक्टिस करते हैं, और इसी नज़रिए से हमें काम करना है। शुरुआत में जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमें एलिमिनेशन पर ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए, हमें फोकस करना चाहिए कि हम कितना बेहतर हमारी कॉन्सेप्चुअल स्ट्रेंथ है, किसी भी टॉपिक को अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी है। और जहाँ जहाँ प्रैक्टिस के दौरान हमें पता चलता है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग उस टॉपिक पर वीक है, हमें उसको बढ़ाने की ज़रूरत है, ये कोशिश करनी चाहिए। मेन एग्जामिनेशन के लिए जो 3 घंटे का मैनेजमेंट है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। 3 आवर्स का जो मैनेजमेंट है वो बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि 4000 वर्ड्स आपको लिखने हैं, 4000 शब्द लिखने हैं आपको मेन एग्जामिनेशन में जीएस के पेपर में, और 3750 वर्ड लिखने हैं आपको ऑप्शनल के पेपर में 3 घंटे में। जबकि 3 घंटे आपको लिखने का समय नहीं मिलता, क्योंकि जैसे जीएस में 20 क्वेश्चन आते हैं। अब हर क्वेश्चन को आप पढ़ोगे भी, पढ़ने के बाद उस पर थिंक भी करोगे कि हमें इस क्वेश्चन में क्या लिखना चाहिए, कैसे इंट्रो की शुरुआत करनी चाहिए, कैसे कंक्लूज़न, कैसे इसका एंड करना चाहिए, ये सब सोचोगे भी, फिर आंसर लिखना शुरू करोगे। इसके अलावा तमाम तरीके की एग्ज़ाम हॉल की फ़ॉर्मेलिटीज़ हैं, ये सब करने में आपके 15-20 मिनट 25 मिनट लग जाते हैं। इसलिए आपको 3 घंटे पूरे राइटिंग के लिए मिलने भी नहीं हैं। इफ़ेक्टिवली 2.5 घंटे आपको मिलने हैं राइटिंग के लिए, 10-5 मिनट और ज़्यादा मान लो आप, इफ़ेक्टिवली। इसलिए आपका कोई क्वेश्चन छूटे नहीं, पहला फ़ोकस तो होना चाहिए, लिखने की स्पीड अच्छी होनी चाहिए। रीडिंग स्पीड, राइटिंग स्पीड दोनों बहुत अच्छी होनी चाहिए सक्सेस के लिए। तो एक तो इस पर हमें फ़ोकस करना है, प्रैक्टिस करनी है। दूसरी चीज़, कैसे हम जो जैसे जीएस में 10 क्वेश्चंस 10 मार्क्स के हैं, 150 वर्ड के हैं, 10 क्वेश्चंस 250 वर्ड के हैं, तो कैसे हम इन 20 क्वेश्चंस को अप्रोच करें कि हम सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर लिख लें। कहाँ हम नंबर ऑफ वर्ड्स को थोड़ा मिनिमाइज़ करके, थोड़ा कम करके काम चला सकते हैं। ये सब आपका एक मैनेजमेंट है, और ये मैनेजमेंट आप प्रैक्टिस के दौरान सीख जाते हो, जो एग्ज़ामिनेशन हॉल में आपके काम आता है। और इसके लिए टेस्ट देना ज़रूरी है, आप टेस्ट अवश्य दें। घर में बैठ कर के दें, कहीं सेंटर पर जा कर के दें, कैसे भी, लेकिन ये प्रैक्टिस बच्चों बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस प्रैक्टिस के माध्यम से ही आपको पता चलता है कि आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में आपके डूज़ क्या होंगे और एग्ज़ामिनेशन हॉल में आपके डोंट्स क्या होंगे। तो उस पूरे एग्जामिनेशन हॉल में जो 2 घंटे प्री का टाइम है और 3 घंटे मेन एग्जामिनेशन का टाइम है, उसके डूज और डोंट्स आपको अभी प्रैक्टिस के दौरान डेवलप कर लेने हैं, और इन्हें आपको अपनी हैबिट में शामिल कर लेना है। जब आप मोर एंड मोर प्रैक्टिस, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो वो आपकी आदत में शामिल हो जाता है, आपकी आदत में शुमार हो जाता है। अगर आप इसी तरीके से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, टेस्ट देना चाहते हैं, तो पीडब्ल्यू आपके लिए प्रीलिम्स और मेन का एक सृजन प्रोग्राम लेकर के आया है।
जिसमें कुछ आपको वीडियोस भी दिए जाएंगे क्लासेस के। इसके बाद आपके टेस्ट भी होंगे, कंटिन्यूअस टेस्ट होंगे, रेगुलर टेस्ट होंगे, रिगरस टेस्ट होंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट भी होंगे और फुल लेंथ टेस्ट भी होंगे, यानी मॉक टेस्ट भी होंगे। तो टॉपिक वाइज टेस्ट से भी आप अपनी कमियों को इम्प्रूव कर सकते हैं। फुल लेंथ से आप मॉक टेस्ट देंगे, जैसे आप एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं, तो आपको वहाँ भी अपनी कमियों का अनुमान लगेगा और आप उन कमियों को पूरा करने का अवसर, आप अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकते हैं। ये जो सृजन प्री और मेन का बैच है, जो टेस्ट सीरीज फोकस्ड बैच है, ये 2 सितंबर से ये बैच शुरू होने वाला है और 10,000 इस बैच की कॉस्ट है। ये बच्चे हैं जो सृजन बैच के बच्चे रहे हैं। इसमें ये जो महेश जायसवाल बच्चा है 590 रैंक, ये हिंदी मीडियम का ही बच्चा है जो सृजन बैच का पिछले 2025 का बच्चा है। अगर आप इस बैच के बारे में और भी विस्तृत जानकारी जानना चाहते हैं तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं और क्यूआर कोड को स्कैन करके इस बैच के बारे में और ज़्यादा जानकारी आप अवेल कर सकते हैं। इस तरीके से आप कोशिश करें कि अपनी प्रिपरेशन में टेस्ट को या प्रैक्टिस को एक एसेंशियल और इंडिस्पेंसेबल पार्ट बनाएं, क्योंकि बच्चों प्रैक्टिस ही आपकी सफलता का रास्ता अल्टीमेटली तय करेगी। ज़्यादा से ज़्यादा प्री के एग्ज़ाम के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो 5,000, 6,000, 7,000, 8,000 क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर डालो एग्ज़ाम में अपीयर होने से पहले। मेन एग्जामिनेशन में कोशिश करो 500 प्लस क्वेश्चन के आंसर लिख डालो आप एग्ज़ाम में जाने से पहले, और इनका नज़रिया यही होगा, अप्रोच यही होगा कि आप अपनी कमियां आइडेंटिफाई करो और उन कमियों को दूर करने के लिए कोशिश करो। कोशिश करोगे, कामयाबी मिलेगी। इसके अलावा अगर आप कोई भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आप हमारी टीम को लिख सकते हैं। आपकी कोशिश कामयाब हो, इसके लिए मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू।